का पूछना हो तो वही पूछ सकते। आगे बढ़ते प्रोबेबिलिटी में लास्ट क्लास में हम लोगों ने एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी पढ़ी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी और फिर क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बाद। 3 क्वेश्चंस किए थे लास्ट क्लास में। अब लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Two cards are drawn from a pack of 52 cards. Find the probability that both are either red or king. टू कार्ड्स ड्रा किए गए। कितने कार्ड्स में से? 52 कार्ड्स। 52 प्लेइंग कार्ड्स में से 2 कार्ड्स ड्रा कर रहे हैं और अब हमसे कहा गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स, जो दोनों कार्ड हैं वो या तो रेड है या फिर किंग है, इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करिए। बोथ कार्ड्स आर आइदर रेड और किंग। बनाएंगे इसको। क्या आंसर होगा बताइए? दोनों रेड हो। रेड कितने होते हैं? 26। लेट अस अज्यूम ये इवेंट है कि रेड हो। किंग कितने होते हैं? 4। लेट अस अज्यूम वो इवेंट बी है कि दोनों किंग हो। ठीक है, तो या तो रेड हो या किंग हो, दोनों भी हो सकते हैं। हाँ, रेड किंग कितने होते हैं? लाल बादशाह 2 है, 2 रेड किंग। ठीक है, ये हमसे कहा गया या तो ए इवेंट हो या बी हो, मतलब रेड हो या किंग हो, उसको क्या कहोगे? ए यूनियन बी। दैट इज प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। ए क्या है? दोनों रेड है। 52 में से 2 कार्ड सेलेक्ट करने के कितने तरीके होते हैं? 52C2 टोटल वेज, और फेवरेबल है दोनों रेड हो तो 26C2। ऐसे ही 52C2 डिनोमिनेटर में बी दोनों किंग है और न्यूमरेटर में 4C2। अब ए इंटरसेक्शन भी क्या है? रेड भी हो और किंग भी हो, तो रेड किंग यही इंटरसेक्शन भी है, तो 2C2 माइनस 2C2 अपॉन 52C2। ये एक बार माइनस हो रहा है, क्यों? क्योंकि किंग में भी वो केस है जब वो रेड किंग है और रेड में भी वो केस है जब वो रेड किंग है, तो 2 बार आ गया। तो यही आंसर आ गया 26C2 प्लस 4C2 माइनस 2C2 अपॉन 52C2। बताइए किसी को कोई डाउट है तो। क्वेश्चन नंबर 4। सर सिंपलीफाई करके 7/13 आ रहा है। 7/13 बहुत ज्यादा सिंप्लीफिकेशन सा करना पड़ेगा, हो सकता है आ रहा हो मुझे। यहाँ देखो 26 इंटू 25 होगा, ये बाई 2 तो कैंसिल हो जाएगा सब में। यहाँ 4 इंटू 3 12 माइनस 2 अपॉन 52 इंटू 51, ये बन जाएगा 10। अब कॉमन लेकर के सॉल्व कर लो।
सर 26 अगर ऊपर डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में लिख लेते ना अपॉन करके तो कैलकुलेशन कम पड़ती। अपॉन करके ही तो लिखा है प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में। नहीं सर, जैसे आपने 26 लिखा है ना तो 26/52 फिर डायरेक्टली उसको फॉर्मूला में पुट कर दो। 26/52 नहीं, 26 इंटू 25/52 इंटू 51 ऐसे लिखोगे। कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो? ये सर सी कैंसिल, 2 कैंसिल, 26/52। सर कॉम्बिनेशन की नोटेशन में नहीं लिखा मैंने। तो फिर कैसे ये वैल्यू क्या लिखी, इसका आंसर क्या है? सर इसकी जगह मैंने 1/2 प्लस 1/13 माइनस 1/26 लिखा है। 1/2 1/13 कैसे लिख सकती है? ये ऐसे थोड़ा है कि 2 कैंसिल, सी कैंसिल, 26 बाय, ये एक सिंबल है, इसका एक अलग मतलब है। उसका मतलब है 26 इंटू 25/2। ऐसे कैसे लिख सकते हैं 26/52? 26 में से 2 काट लिए हैं तो 26C2 और 52 में से 2 काटा है तो अपॉन 52C2 आएगा बेटा। ऐसे नहीं ओके आएगा सर। 26/52, गलत है ओके वो। सर। ठीक है, ऐसे करेंगे। कोई डाउट है तो बताइए। नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 5। A coin is tossed 3 times. If E is the event, if E is the event of getting at least 2 heads, at least 2 heads. Sorry, is the getting, ठीक है, is the event of getting at least 2 head and F is the event of getting head on first toss. Then find probability E by F. Then find probability E upon F. फिर ये कैलकुलेट इसको। क्वेश्चन नंबर 5। एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया। ई इवेंट है कि कम से कम 2 हेड आए। एफ इवेंट है कि हेड फर्स्ट टॉस पे आ गए। तो ई अपॉन एफ कैलकुलेट करना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। लास्ट क्लास में बताया था ई बाई एफ का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई व्हेन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड। एफ हो चुका है तो एफ को ही आप सैंपल स्पेस ले सकते हो। ज्यादा आसान तरीका क्या है? एफ को ही सैंपल स्पेस ले लिया। सैंपल स्पेस ले लिया तो एफ इवेंट है कि फर्स्ट टॉस पे हेड आया तो फर्स्ट पे हेड रख लिया हमने। बाकी दोनों टॉस पे क्या है? बाकी दोनों पे कुछ भी आ सकता है। बाकी दोनों टॉसेस के लिए कुछ नहीं दिया है। फर्स्ट पे हेड होना चाहिए, सेकंड पे हेड हो सकता है, थर्ड पे हेड हो सकता है, तीनों पे हेड हो जाए, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, टेल टेल हो सकता है। सेकंड और थर्ड टॉस के लिए कुछ भी आ सकता है। फर्स्ट पे हेड आया, ये एक एफ इवेंट है, ये हो चुका है। हो चुका तो अब ये सैंपल स्पेस हमारा केवल इतना है, मतलब 4 एलिमेंट्स आ रहे इसमें। इसमें अब आपको बात करना है ई इवेंट कब हो रहा है। ई क्या है इवेंट? गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड। एट लीस्ट मतलब कम से कम 2 हेड के कितने केसेस है बताइए? कम से कम 2 हेड। ये 2 हेड हुए और ये तीनों हेड हुए, इसमें केवल एक हेड हो रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ, बोलो क्या हुआ? 3/4 आ गया आंसर।
3 केसेस फेवरेबल हैं एंड 4 है टोटल केस। क्वेश्चन नंबर 6, let A and B be two independent events. Let A and B be two independent events. The probability that both A and B occur together, that both A and B occur together is 1/6, and probability that neither of them occur is 1/3. Then find probability of A and probability of B. यह क्वेश्चन, A और B दो इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, तो हमें यहां क्या करना, दोनों एक साथ हों, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है, और इनमें से कोई भी नहीं हो, नाइदर A नॉर B, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है। देन फाइंड PA एंड PB, तो प्रोबेबिलिटी A की और B की कैलकुलेट करनी, करेंगे सभी लोग इसको कैलकुलेट। नोट करिए और सॉल्व करिए इसको। कोई भी दिक्कत है विजिबिलिटी की तो बता सकते हैं, क्लियरली दिख रहा है सभी को, और नोट करिए और सॉल्व करिए फटाफट, जिसका भी आंसर आ जाए बता सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, बोलो बेटा क्या रहा आंसर? सर सम आ रहा है दोनों, P of A is P of B। सम तो आ रहा है, लेकिन उसके बाद उसको सॉल्व करके कंप्लीट बताएंगे। देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ A और B इंडिपेंडेंट इवेंट है, इस बात का भी ध्यान दिया होगा आपने, इंडिपेंडेंट है। लेट प्रोबेबिलिटी A की प्रोबेबिलिटी मुझे नहीं मालूम, लेटर है जो इसकी प्रोबेबिलिटी x है, एंड B की प्रोबेबिलिटी y ले लेते हैं, या तो A B लिखते हुए सॉल्व करोगे या फिर x y लिख लेते हैं अभी। क्या दोनों अकर हों, दोनों, बोथ का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, तो प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B, और इंडिपेंडेंट है तो वो किसके बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी A इंटू प्रोबेबिलिटी B के बराबर होता है क्या? वो बराबर दिया है 1/6, मतलब x इंटू वाई इज इक्वल टू 1/6। एक रिलेशन एक्स वाई में यहां से आएगी और दूसरे रिलेशन के लिए दूसरी कंडीशन दी है, दोनों को सॉल्व करेंगे, एक्स वाई आ गया। दूसरी कंडीशन क्या है, नाइदर ऑफ देम अकर। नाइदर का मतलब क्या हुआ, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट बोलो, या A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट बोलो, दोनों एक है, उससे भी कैलकुलेट कर सकते हो। A कॉम्प्लीमेंट मतलब A नहीं हो रहा, B कॉम्प्लीमेंट B नहीं हो रहा है, एंड मतलब दोनों नहीं हो रहे, A भी नहीं हुआ और B भी नहीं हुआ, नाइदर A अकर एंड नॉट B अकर, ऐसे बोल सकते हैं। अच्छा, दो इवेंट इंडिपेंडेंट हो तो देयर अकरेंस एज वेल एज नॉन अकरेंस बोथ आर इंडिपेंडेंट, इनका होना न होना सब आपस में इंडिपेंडेंट है, तो आप इसे प्रोबेबिलिटी A कॉम्प्लीमेंट इन
टू प्रोबेबिलिटी बी कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट में ए इंटरसेक्शन भी जैसे पी ए इंटू पी बी है, वैसे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी बी कॉम्प्लीमेंट, या ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट से भी कैलकुलेट कर सकते हो, दोनों से सेम आएगा। प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट कितना हुआ 1 माइनस एक्स, प्रोबेबिलिटी बी कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस वाई, मल्टीप्लाई कीजिए, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 1/3, मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करें तो आएगा 1 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई, एक्स वाई की वैल्यू यहां से 1/6 इज इक्वल टू 1/3, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 5/6। अब यहां से y की वैल्यू x के टर्म में y बराबर हो गया 5/6 माइनस एक्स, इसको रख दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक बनेगी, इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आ गई। बोलिए कोई प्रॉब्लम? चलिए जल्दी सॉल्व इसको, यहाँ रखेंगे तो देयरफॉर x into 5/6 minus x is equal to 1/6, एलसीएम ले लीजिए 6, यहाँ से आ गया 5x minus x 6x square is equal to 1, 6x square minus 5x plus 1 is equal to 0, फैक्टराइज कर लो, 2x minus 1 into 3x minus 1 is equal to 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 और 1/3, x 1/2 होगा या 1/3, मतलब a की प्रोबेबिलिटी या तो 1/2 होगी या 1/3 होगी, तो b की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, x 1/2 रखोगे तो भाई 1/3 आ जाएगा, क्या रखो, therefore y will be 1/3 or 1/2, मतलब एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी और दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी। बोलिए कोई प्रॉब्लम है सॉल्यूशन में? क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए, if A and B are two events such that probability A complement is equal to 0.3, probability B is 0.4 and probability A intersection B complement is equal to 0.5, then find probability B upon A union B complement। बार का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, नोट करिए, A and B are two events, केवल इवेंट्स लिखा है इस बार, इंडिपेंडेंट इवेंट्स वगैरह नहीं दिया, A and B are two events such that probability A complement is 0.3, probability B is 0.4, probability A into B complement, B bar मतलब B complement is 0.5, then find probability B upon A union B complement। बनाएंगे इसको, क्वेश्चन नंबर 7, मैं जल्दी से और आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते जाइए। प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट तो क्या लिख सकते हो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए बराबर 0.3। तो प्रोबेबिलिटी ए कितना आ गया 0.7। 1/4 आप बोलो बेटा 1/4 1/4। देखते हैं अभी आंसर 1/4 बच्चे का आ रहा है। और बाकी लोग 1/4 सही है। 1/4 ये आंसर होगा। 0.25 देखते हैं समझते हैं आंसर केवल सही होना नहीं मेथड पूरा सही होना चाहिए जिससे हर बार सही हो। तो प्रोबेबिलिटी ए 0.7 आ रहा, प्रोबेबिलिटी बी 0.4 और क्या दिया और लिखा है प्रोबेबिलिटी ए बी बार। ए बी बार का मतलब क्या है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन इनटू का मतलब होता है इंटरसेक्शन, बी बार मतलब बी कॉम्प्लीमेंट और इसका फॉर्मूला क्या था प्रोबेबिलिटी ए माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। ये था इसका फॉर्मूला। ये बराबर किसके दिया है 0.5। इसमें प्रोबेबिलिटी ए की वैल्यू 0.7 है, इसकी रखा है 0.7 तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास आ गया 0.2। अब क्वेश्चन में जो पूछा है प्रोबेबिलिटी बी अपान ए यूनियन बी बार, इसकी वैल्यू के लिए देखें ए यूनियन बी बार क्या होगा। इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या करते हैं ए बाई बी में इन दोनों का इंटरसेक्शन न्यूमरेटर में आता है तो इनका इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बार न्यूमरेटर में आए अपान डिनोमिनेटर में क्या आएगा इसकी प्रोबेबिलिटी तो न्यूमरेटर में आ गई अपान डिनोमिनेटर में आएगा प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी बार। अब ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है कोई तो हम इसको वेन डायग्राम में बना करके ऑब्जर्व कर लेते हैं कि ये वैल्यू क्या होगी। देखते हैं वेन डायग्राम में ये एक सेट लिया ए इवेंट दूसरा लिया बी है ना। बी बार का मतलब क्या होता है बी के बाहर बी के आउटसाइड पार्ट ये है बी बार। इसमें ए का यूनियन लेना है अगर मुझे ए का यूनियन मतलब ए पूरा आना चाहिए। यूनियन जब ए लोगे तो बी बार पूरा आया बी कॉम्प्लीमेंट और ए के अंदर का पूरा पार्ट आएगा। ये पार्ट तो है ही ऑलरेडी और ये पार्ट भी आ जाएगा। ये है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। न्यूमरेटर में क्या करें इसका इंटरसेक्शन किसके साथ बी के साथ बी के साथ इसका इंटरसेक्शन क्या होगा मतलब बी के साथ इसकी कॉमन वैल्यू ए इंटरसेक्शन भी आ जाएगा। बी के साथ कॉमन वैल्यू तो केवल ये पार्ट है बी के साथ कॉमन वैल्यू है तो न्यूमरेटर जो हो गया ए इंटरसेक्शन बी हो गया और डिनोमिनेटर में जो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है वो क्या है टोटल में से पूरे वन में से इस पार्ट को माइनस करना है। और ये पार्ट क्या है बताइए ये है प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी कर सकते हैं ना। पूरे में से वन में से इसको माइनस करना है। ये क्या है बी में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर लिया क्लियर। अब इनकी वैल्यू रख दिया ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0.2 1 माइनस प्रोबेबिलिटी बी की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 0.4 ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0.2 तो आ गया 0.2 अपान 0.2 ये हुआ 1 माइनस 0.2 0.8 0.2 अपान 0.8 2/8 1/4। देख लीजिए कोई भी डाउट है आप बताइए। सर वेन डायग्राम वाला दोबारा बता दो। वेन डायग्राम वाला पहले हमने बी कॉम्प्लीमेंट बनाया बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी के आउटसाइड वाला पार्ट इसका ए के साथ यूनियन मतलब ये भी होना चाहिए और ए भी होना चाहिए तो ए के अंदर का पूरा पार्ट लेंगे और बी कॉम्प्लीमेंट जो पूरा है वो भी लेंगे तो ये आ गया हमारे पास शेडेड पार्ट ये ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका जब मैं बी के साथ कॉमन वैल्यू देख रहा हूँ बी के साथ इसमें कॉमन वैल्यू केवल ए इंटरसेक्शन बी है तो ये जो न्यूमरेटर है वो ए इंटरसेक्शन बी आ गया और डिनोमिनेटर अब इस वैल्यू को लिखना है मुझको तो टोटल में से मतलब वन में से
ये वाला पार्ट माइनस करना है। तो ये पार्ट क्या है, बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। नोट करिए, ये है क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। लेट ए बी सी बी 3 independent, let A, B, C be 3 independent events such that probability A is 1/3, probability B is 1/2, and probability C is 1/4. Then find the probability of occurrence of exactly 2 events. Exactly 2 events out of A, B and C. इन 3 इवेंट्स में से ठीक 2 इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें। नोट करिए, बनाइए सभी लोग इसको। ये 3 इवेंट्स हैं, इसमें से 2 इवेंट्स के होने की प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी। क्वेश्चन नंबर 8। थ्री इवेंट्स का एडिशन थ्योरम बताया था जो फॉर्मूला उन्हीं पर बेस्ड है। क्या था इसमें, 3 इवेंट्स अगर हो रहे हैं, ऐसे बनाया था 3 सर्कल, इसमें एग्जैक्टली 2 कहां होते हैं, इस पार्ट में ए और बी होते हैं, इसमें बी और सी, और इसमें सी और ए। इसमें तीनों इवेंट हो रहे हैं और इसमें एक इवेंट हो रहा है, इसमें 0 इवेंट हो रहे हैं। तो ये नहीं लेना, एग्जैक्टली 2 ये पार्ट है। क्या फॉर्मूला था इसके लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी सी इंटरसेक्शन ए। ए इंटरसेक्शन बी ये पूरा आएगा, बी इंटरसेक्शन सी कंप्लीट, सी इंटरसेक्शन कंप्लीट। तो ये जो पार्ट है, तो बीच वाला पार्ट, ये तीनों में आ रहा है एक एक बार, लेकिन हमें 0 टाइम्स लेना, तो -3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और इंडिपेंडेंट इवेंट है तो क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ए इनटू प्रोबेबिलिटी बी। प्रोबेबिलिटी ए इनटू प्रोबेबिलिटी बी माने 1/3 इनटू 1/2। बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी बी इनटू प्रोबेबिलिटी सी 1/2 इनटू 1/4। प्रोबेबिलिटी सी इंटरसेक्शन है 1/4 इनटू 1/3 माइनस 3 इनटू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ए 1/3 इनटू 1/2
देखेंगे इसको, तो 3 3 कैंसिल, यहां से वैल्यू आ जाएगी 1/8, 1/8 ये कैंसिल, तो हो गया 1/6 प्लस 1/12, 12 एलसीएम ले लेंगे, ये आ गया 3/12, दैट इज 1/4। ये इसका आंसर देख लीजिए, कोई डाउट है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 8 में कोई भी प्रॉब्लम है? नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। 8 था ना वो, क्वेश्चन बना लिखे। A problem in mathematics. Maths is given to. A problem in maths is given to 3 students. Three students A, B, C. Who can solve it? Who can solve it? With probability. With probability. 1/2, 1/3, 1/4. Independently. तो ए क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, बी सॉल्व कर ले, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है, सी सॉल्व कर ले 1/4 है। इंडिपेंडेंटली वर्ड नहीं भी लिखा हो तो भी हम यही एज्यूम करेंगे कि ये इवेंट इंडिपेंडेंट है। ए बी सी तीनों अलग अलग सॉल्व कर दे, ए का बी से कोई लेना देना नहीं। जब तक यहाँ पे लिखा ना हो कि ए बी सी एक दूसरे के साथ चीटिंग कर रहे हैं, तब जाकर हम उसको चीटर लेंगे, नहीं तो हम अच्छे बच्चे ही मानते हैं हमेशा। ठीक है, तो इसमें इंडिपेंडेंटली वर्ड लिखा हुआ है वैसे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, इसकी प्रोबेबिलिटी बताएं। नोट करेंगे क्वेश्चन और सभी लोग बनाइए इसको, जिसका भी आंसर आ जाए बता सकता है। किसी भी बच्चे का आंसर आ जाए वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली आंसर बता सकता है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बनाइए। थ्री बाई फोर 3/4 ये क्वेश्चन हो रहा है 3/4 सही है। वेरी गुड। कैसे करेंगे बेटा? सर पहले कॉम्प्लीमेंट से निकाल लेंगे, तो फिर टोटल प्रोबेबिलिटी में से कोई नहीं निकाल पाता, उसकी प्रोबेबिलिटी माइनस कर दें। ठीक है, सही है। क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट है। 3 स्टूडेंट यहाँ लिखा है, 3 या 4 हो 5 हो तब भी आप इस मेथड से ज्यादा आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे प्रॉब्लम कब सॉल्व हो जाएगी? प्रॉब्लम तब सॉल्व हो जाएगी जब ए ने सॉल्व कर ली हो, या बी ने, या सी ने, या 2 लोगों ने भी सॉल्व कर ली हो, या तीनों ने सॉल्व कर ली, तब भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। कोई एक भी सॉल्व कर लेता है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मतलब ए आर बी आर सी, आप उसे कह सकते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी, उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। या ज्यादा आसान तरीका क्या? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज टोटल प्रोबेबिलिटी 1 में से वो केस माइनस कर दें जब प्रोबेबिलिटी नो वन हैज सॉल्व्ड द प्रॉब्लम। जब किसी ने भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की, वो केस अगर मैं माइनस कर देता हूं कि न तो ए से सॉल्व हुई, न बी से सॉल्व हुई, न सी से सॉल्व हुई, वो केस अगर टोटल केस में से माइनस हो गया तो क्या केस बचा? कौन सा केस बच रहा है? यही बच रहा है कि
तीनों से सॉल्व नहीं की, वो वाला केस हट गया, तो कम से कम एक से सॉल्व हुई, या तो ए से हो गई, या बी से, या सी से, या दो से, या तीनों से। तो ये क्या है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, प्लस ना तो ए से हुई, मतलब ए से नहीं हुई, ए कॉम्प्लीमेंट, उसी को आप कर सकते हो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी बी कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी सी कॉम्प्लीमेंट। क्यों? क्योंकि इवेंट तो इंडिपेंडेंट है, तो अकरेंस नॉन अकरेंस दोनों ही इंडिपेंडेंट है। ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ए 1/2 है, तो प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस 1/2 होगा। प्रोबेबिलिटी बी कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी बी 1/3 है, तो प्रोबेबिलिटी बी कॉम्प्लीमेंट कितना हुआ, 1 माइनस 1/3 2/3 हुआ। सी कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस 1/4 3/4 होगा। ये 2 कैंसिल, ये 3 कैंसिल, 1 माइनस 1/4, आंसर इज 3/4। नोट करिए, कोई भी डाउट है तो बताइए। ये है क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। A bag contains 4 red and 4 blue balls. 4 balls are drawn. 4 balls are drawn. 1 by 1 without replacement. Without replacement. Find the probability that they are of alternate colors. They are of alternate colors. एक बैग में 4 रेड बॉल हैं और 4 ब्लू बॉल्स हैं। 4 बॉल ड्रा की गई एक एक कर। बैग में 4 रेड 4 ब्लू रखी हुई थी, एक बॉल निकाली, देखा उसका कलर, फिर उसको बैग में वापस नहीं रखना है, अलग जगह रख दिया या टेबल पे रख दिया, फिर दूसरी बॉल निकाली, फिर टेबल पे रख दिया। तो वो हमें देखना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए कि हर एक बॉल अल्टरनेट कलर की हो, मतलब पहली अगर रेड आई तो दूसरी ब्लू, फिर रेड फिर ब्लू, या पहली रेड ब्लू रेड, इस तरीके से बनना। बनाएं इसको और बताएं आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बनाएंगे और बताएंगे आंसर। देखिए सॉल्यूशन। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, चलो मैं अल्टरनेट ऐसे लेता हूं, पहला रेड आया, सेकेंड ब्लू आया, फिर रेड आया, फिर ब्लू आया, पहले रेड बॉल आई, फिर ब्लू, फिर रेड, फिर ब्लू। तो फर्स्ट रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/8। टोटल 8 बॉल्स हैं, 4 रेड है तो 4/8। अब पहली रेड आ चुकी तो दूसरी अब ब्लू आनी चाहिए। पहली रेड आ चुकी, अब बॉल कितनी बची? 3 रेड एंड 4 ब्लू, 3 रेड एंड 4 ब्लू। इसमें से अब एक बॉल क्या आनी चाहिए? ब्लू आया, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 4/7। अब क्या होगा? कॉम्बिनेशन 3 रेड एंड 3 ब्लू। इससे फिर नेक्स्ट एक रेड एक ब्लू आ चुके, अब बची बॉल कितनी है? 3 रेड और 3 ब्लू। प्रोबेबिलिटी कितनी हुई रेड आने की? 3/6। अब हो जाएगा 2 रेड और 3 ब्लू।
इससे ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी 3/5, या तो ये होगा 35 either this और क्या होगा ब्लू रेड, पहले ब्लू फिर रेड फिर ब्लू फिर रेड। इसकी प्रोबेबिलिटी भी इस बार सेम आएगी क्योंकि दोनों की नंबर ऑफ बॉल्स सेम है। नंबर ऑफ बॉल्स अलग अलग होती तो डिफरेंट आ सकता है। तो अभी यहाँ पे क्या है प्लस ब्लू के लिए पहले ब्लू बॉल आए 4/8, अब क्या हो जाएगा 3 ब्लू 4 रेड, फिर रेड आए 4/7, फिर इसी तरह से 3/6 ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी 3 रेड और 3 ब्लू, अब 2 ब्लू और 3 रेड हो गई तो 3/5। ये ऐड कर लीजिए आंसर, ये कैंसिल हुआ, ये 2 ये कैंसिल आ गया, हो गया ये 2 से कैंसिल हुआ तो आ सर गया 6/35 और सेकंड वाला भी 3/35 वाला है तो आ गया 6/35, 6/35 ये इसका आंसर। कोई डाउट है 10th में? क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 3 coins are tossed together. 3 coins are tossed together. Find the probability that. Find the probability of getting head on first, tail on second, and head on third. Third toss or coin. तो 3 कॉइन है, टॉस किया गया, पहले कॉइन पर क्या आना चाहिए हेड, सेकेंड वाले पर टेल आना चाहिए और थर्ड वाले पर हेड आए, इसकी प्रोबेबिलिटी। कैलकुलेट करिए सभी लोग। सर ये जो इवेंट्स बताए हैं साइमल्टेनियसली होने चाहिए। हाँ क्या कर रहे हो? सर जो कंडीशन दी है वो साइमल्टेनियसली होनी चाहिए तीनों कॉइन्स पे। हाँ मतलब लेकिन कॉइन फिक्स है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड लिखा है ना, तो इसका मतलब फर्स्ट ये कॉइन हो गया, ये सेकेंड एक कॉइन हुआ और एक थर्ड कॉइन हुआ, तो साइमल्टेनियसली फर्स्ट पे हेड आना चाहिए, सेकेंड पे टेल आना चाहिए और थर्ड पे हेड आना चाहिए, तीनों एक साथ होने चाहिए। एंड लिखा है ना, फर्स्ट पे हेड आना चाहिए, सेकेंड पे टेल आना चाहिए, थर्ड पे हेड आना चाहिए। 1/8 1/8 सही है, तीनों ही वर्क हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर पहले पे हेड आना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरे पे टेल आया उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, तीसरे पे हेड आया उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, आंसर क्या हो गया 1/8। लिखेंगे इसमें a dice is thrown, a dice is thrown 2 times, and the sum of numbers on them is found to be 6. Then find the probability of getting at least 1/4. Then find the probability of getting at least 1/4. कम से कम एक डाइस पर 4 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी। At least one dice shows 4.
सर 1/2। क्या बता रहे हो 1/2? यस सर। 1/2 नहीं लग रहा बेटा, वापस चेक करना। सर 2/5। 2/5। वाईफाई 2/5 सही है। एक डाइस को 2 बार थ्रो किया गया, 2 टाइम्स, और कहा गया सम ऑफ नंबर्स ऑन देम इज फाउंड टू बी 6। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई। क्वेश्चन में दिया है कि दोनों पे नंबर का सम क्या आया, 6 आया। तो ऐसे कौन कौन से केस होंगे, 1 5 हो, 5 1 हो, 2 4 हो, 4 2 हो, या 3 3, तभी तो सम 6 हो सकता है। यही हमारा सैंपल स्पेस हो गया। तो क्वेश्चन में दिया है कि 6 आ चुका है, हो चुका है, ये इवेंट हो गया है, तो हम केवल यही सोच सकते हैं कि 1 5 आया होगा या 5 1। और कोई केस, तो इनके अलावा और कोई केस हो सकता है क्या कि जब सम 6 आया? 6 0 हो नहीं सकता, डाइस में 1 से लेके 6 तक नंबर है, इसमें 1 से 6 तक नंबर है। तो ये है 5 केसेस। अब कहा गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 4, कम से कम एक डाइस पे 4 आए। तो ऐसे 4 वाले केस कौन कौन से हैं? ये 2 केसेस आ रहे हैं, 2 4 और 4 2। तो प्रोबेबिलिटी आ गई फेवरेबल अपॉन टोटल, 2/5। ये आंसर है। प्रोबेबिलिटी विल बी 2/5। क्वेश्चन नंबर 12 में है 2/5। क्वेश्चन नंबर 13, from a pack of 52 playing cards, from a pack of 52 playing cards, a card is drawn at random. A card is drawn at random. Find the probability of, find the probability of its being first part है a court card or a face card. कोर्ट कार्ड या फेस कार्ड दोनों का एक ही मतलब है। सेकेंड, नंबर कार्ड, नंबर कार्ड जो कि 2 से 10 तक होते हैं। थर्ड है एंड ऑनर कार्ड। ऑनर कार्ड में क्या होता है, फेस कार्ड के साथ साथ एस भी ऐड हो जाता है। फोर्थ, नंबर कार्ड with number less than 7, जिसमें नंबर क्या हो, 7 से लेस हो। थर्टीन, नोट करिए, क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा, सभी पार्ट्स बनाइए। पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, 52 कार्ड्स में से एक कार्ड ड्रा किया गया। प्रोबेबिलिटी बताइए कि ये कोर्ट कार्ड या फेस कार्ड होगा। फेस कार्ड क्या क्या होते हैं, या कोर्ट कार्ड जे क्यू के, जे भी 4, क्यू भी 4, के भी 4। तो फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऐसे बने कितने कार्ड, 12, और टोटल है 52।
फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी बताइए क्या हो गई 12/52 12 C1 अपॉन 52 C1 भी बोल सकते हैं और 12/52 अपॉन 30 सेकेंड नंबर कार्ड क्या हुआ नंबर कार्ड है 2 3 अप टू 10 कितने कार्ड हुए 9 और ऐसे 2 के भी 4 है 3 के भी 4 है तो 9 into 4 36 upon 52 that is 9 upon 13 थर्ड केस ऑनर कार्ड में क्या होता है 20/52 जे क्यू के 20 नहीं ए भी आता है जे क्यू के तो कितने हुए इसमें 4 4 4 4 16 16/52 प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 16 upon 52 4 upon 13 फोर्थ क्या कहा गया नंबर कार्ड लेस देन 7 हुआ 2 3 4 5 6 कितने हुए 20/52 यहाँ पर आ गए हर एक के 4 कार्ड्स हैं तो 20/52 5/30 Thank you. बताएं कोई भी डाउट है तो सिंपल है क्वेश्चन ये था क्वेश्चन नंबर 30 ठीक है क्वेश्चन नंबर 14 की लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखिए a party is thrown for families thrown मतलब conducted here for families having boys girls ladies and gentlemen when one member is chosen at random or selected at random odds against being a boy is 27/5 being a boy is 27/5 odds in favor of it being a girl is 7/25 and probability that of being a lady is 11/32 and find the odds in favor of it being a gentleman ये क्वेश्चन नोट करिए a party is thrown for families having boys जिसमें बॉयज हैं गर्ल्स हैं लेडीज हैं जेंटलमैन हैं उनके लिए एक पार्टी थ्रो की गई मतलब पार्टी कंडक्ट की गई इसमें से जब एक मेंबर को सिलेक्ट किया गया तो वो बॉय हो उसके ऑड्स अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी नहीं ऑड्स अगेंस्ट बीइंग अ बॉय इज 27/5 when odds against being a boy is 27/5 odds in favor of being a girl ये गर्ल हो इसके फेवर में क्या है odds ये है 7/25 प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग अ लेडी ये एक लेडी हो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है
11/32. Then find odds in favor of its being a gentleman. ये एक जेंटलमैन हो, इसकी प्रोबेबिलिटी के लिए odds in favor कैलकुलेट करना। 9/23. 9/23. 9/23 9/23 सही है। ऑड्स इन फेवर ऑड्स अगेंस्ट ये बताया था आपको, उसी पर बेस्ड है क्वेश्चन। ऑड्स अगेंस्ट क्या लिखा है, बीइंग अ बॉय। ऑड्स अगेंस्ट अ बॉय क्या है, 27:5 ये लिखा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग अ बॉय क्या हो, ये बॉय हो इसकी प्रोबेबिलिटी। ऑड्स अगेंस्ट में क्या होता है, जो फेवरेबल केस है वो बाद में लिखे जाते हैं, नॉन फेवरेबल केस है ये पहले लिखे जाते हैं। तो टोटल केसेस क्या हुए, 27 + 5 32, और बॉय होने के फेवरेबल केस कितने हैं 5। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/27 + 5 दैट इज 32। बॉय होने की प्रोबेबिलिटी है 5/32। इसी तरह से देखिए ऑड्स इन फेवर ऑफ गर्ल, ऑड्स इन फेवर ऑफ गर्ल ये कितना दिया है 7:25। तो गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी होगी 7 ये फेवरेबल केस पहले है फेवर में, और टोटल क्या है 25 + 7 दैट इज 32 ये प्रोबेबिलिटी है। फिर नेक्स्ट क्या लिखा जा रहा है, प्रोबेबिलिटी बीइंग अ लेडी ये दिया हुआ है 11/32। और पार्टी में यही लोग हैं, तो इससे जेंटलमैन होने की प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट कर सकते हो। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अ बॉय गर्ल और लेडी, ये माइनस करोगे एलसीएम लोगे 32 - 23 कितना आ गया 9/32। जेंटलमैन होने की प्रोबेबिलिटी और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसका कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो 1 - 9/32 दैट इज 23/32। यहां क्या पूछा है ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन फेवर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग जेंटलमैन इज टू इट्स कॉम्प्लीमेंट मींस 9/32 इज टू 23/32। तो उससे आंसर आ गया 9:23। ये आंसर है। देखिए सॉल्यूशन, बताइए कोई डाउट है किसी को, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 लिखेगा इसका। इन throwing of a dice, dice नहीं है, in throwing of a pair of dice, of a pair of dice, pair of dice लिखिए, find the probability, find the probability of getting a total of 8 आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। दोनों पर जो सम होगा वो सम क्या हो 8 हो। इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें। क्वेश्चन नंबर 15 सर 5/36 5/36 ठीक है। 8 कब कब आ सकता है,
केसेस देखिए, 1 7 तो पॉसिबल है नहीं, 2 6, 6 2 डाइस हैपेयर, फिर 3 5, 5 3 और फिर 4 4। और कोई केस है क्या? नहीं है। तो ये 5 केसेस और टोटल केस होते हैं 36। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 5/36। प्रोबेबिलिटी विल बी 5/36। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, a purse contains 10 tickets, 5 printed with I, 5 printed with I and 5 with T। एक पर्स में 10 टिकट्स हैं, 5 पर I प्रिंट है, ठीक है, और 5 पर T प्रिंट है। तो लिखा है 3 टिकट्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। 3 टिकट इसमें से ड्रा की गई विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब उसको रिप्लेस नहीं करना है वापस। एक टिकट निकाली आपने, मान लीजिए टेबल पे रख दी, फिर दूसरी टिकट निकाल रहे हैं, उसको वापस रख दिए, तो उसी रिप्लेसमेंट एंड अरेंज्ड इन द सेम ऑर्डर, एंड अरेंज्ड in the same order, in which they are drawn, in which they are drawn on a table। तो पहली टिकट को फर्स्ट प्लेस पे रखा, फिर सेकंड प्लेस पे जो सेकंड टिकट आई, फिर थर्ड प्लेस पे जो थर्ड टिकट आई, उसको एक एक करके फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, बताइए। IIT इस फॉर्म प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें कि IIT बन जाए, ठीक है, और इतनी आसानी से IIT बन जाएगी तो एडमिशन भी इजी हो जाएगा। बनाइए सभी लोग। ये लोग बना ले IIT, ध्यान से बनाइए, IITI नहीं बनाना है, IIT। सर इसका भी 5/36, 5/36, 5/36, ये फाइनल आंसर है 5/36। ठीक लग रहा है? चलिए सभी लोग सॉल्व करिए और बताइए। क्वेश्चन नंबर 16, 5 I की टिकट थी और 5 T की टिकट थी। इसमें से 3 टिकट ड्रा कर रहे हैं, फर्स्ट को फर्स्ट प्लेस पे रख रहे हैं, सेकंड को सेकंड प्लेस पर और थर्ड को थर्ड प्लेस पर। ये 3 प्लेसेस हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। हम चाहते हैं फर्स्ट प्लेस पर क्या है, I, पहले से टिकट ड्रा हो, फिर I टिकट ड्रा हो, फिर T। तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है हमें इसकी। तो फर्स्ट टिकट कौन सी आनी चाहिए, I वाली आनी चाहिए, I प्रिंट की। तो I प्रिंट की टिकट आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5/10, 5/10। अब कितनी टिकट बची, 4I वाली और 5T वाली बची। एंड जब फर्स्ट I आ चुकी, उसके बाद सेकंड क्या आनी चाहिए, सेकंड भी I आनी चाहिए। तो इसमें से एक I आने की प्रोबेबिलिटी 4/9, क्योंकि अब 4I है 5T है। अब रिमेनिंग कितनी टिकट बच रही है, 3I और 5T। इसमें से एक और टिकट ड्रा करनी है, वो कौन सी होनी चाहिए, T वाली। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5/8।
ये आंसर है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करते, ये हो गया 2, ये से कैंसिल हुआ, ये आ गया 2, तो आ गया 5/36। कोई डाउट है किसी भी स्टूडेंट को? क्वेश्चन नंबर 16 है, 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, a problem in mathematics, a problem in mathematics is given to, a problem is mathematics is given to 2 children who solve it independently, who solve it independently. एक probability of A solving, एक probability of A solving it is 1/2, and probability of B solving it is 2/3. Then find the probability. Then find the probability that problem is solved. Then find the probability that problem is solved. प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट। 5/6. कितना होगा? 5/6. 5/6. 6, ठीक है, 5/6। Yes, sir. 5/6. आसान है। ऐसा 3 स्टूडेंट के लिए पहले किए थे अभी हम लोग, अब यहाँ 2 स्टूडेंट्स हैं उसके लिए करना है। वैसे ही सॉल्व कर सकते हो। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 में से वो प्रोबेबिलिटी माइनस करो, जब ए ने भी नहीं सॉल्व की, बी ने भी नहीं सॉल्व की, या फिर ए इवन बी से भी कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी ए कितनी है? 1/2, बी है 2/3, ए यूनियन बी मतलब या तो ए से सॉल्व हो गई या बी से, या दोनों से। तो 1/2 प्लस 2/3 माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी, दैट इज 1/3। तो ये आंसर आ गया 5/6। या फिर जैसे पहले क्या था, 1 में से वो केस माइनस करिए जब फर्स्ट ए ने भी सॉल्व नहीं की और बी ने भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस 1/2 इनटू प्रोबेबिलिटी बी कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस 2/3 1/3, ऐसे भी कर सकते। बताएं कोई दिक्कत है तो? ये था क्वेश्चन नंबर 17। 18th लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, an urn contains 1 red, 2 green and 3 blue balls. List of 3 people A, B and C in order. Draw 1 ball from the earth and put it back
and put it back after noting its color. इसका कलर नोट करने के बाद वापस इसको रख दे. They continue doing it. They continue doing it indefinitely. Indefinitely. Unless one who draws a red ball first wins the game. And the probabilities of their winning the game. अर्न मतलब बैग की तरह ही है. बैग कंटेन्स 1 रेड, एक रेड है, 2 ग्रीन और 3 ब्लू बॉल्स. एक रेड बॉल है, 2 ग्रीन बॉल है और 3 ब्लू बॉल्स हैं इसमें. अब क्या कहा गया, 3 लोग हैं, ए और बी और सी उनके नाम है. उसमें से ड्रा करते हैं एक एक बॉल, ठीक है, एक एक करके इन ऑर्डर. मतलब पहले ए ने बॉल उसमें से मान लीजिए ड्रॉ की, आगे लिखा होगा किसने स्टार्ट किया. ए ने उसमें से एक बॉल ड्रॉ की, फिर उसका कलर देखा, नोट कर लिया, वापस उसको अर्न में रख दिया, बैग में रख दिया. फिर बी का नंबर आया, बी ने उसमें से एक बॉल ड्रॉ की, देखा उसको, वापस बैग में रख दिया. वापस अगर बैग में नहीं रखेंगे तो मैक्सिमम 6 बार में गेम खत्म हो जाएगा. तो यहाँ गेम इनडेफिनेटली लेकिन रोल हो रहा है. तो वापस बॉल रख दे रहे हैं फ्रॉम द अर्न. ये लिखा देखिए, 3 people A, B, C in order draw 1 ball from the urn. एक बॉल ड्रॉ करते हैं एंड पुट इट बैक, वापस रख देते हैं आफ्टर नोटिंग इट्स कलर, इसका कलर नोट करने के बाद. ये कब तक करते हैं, दे कंटिन्यू डूइंग इट इनडेफिनेटली. ये करते ही रहते हैं, ठीक है, और कोई काम नहीं है, खाली है, गेम खेल रहे हैं, तो ये करते रहते हैं इनडेफिनेटली, इनफाइनाइट तक. क्या कर सकते हैं, जब तक है जान तब तक ये करते रहेंगे. लेकिन एक कंडीशन, अनलेस वन हु ड्रॉस रेड बॉल फर्स्ट, जब तक इसमें एक किसी की रेड बॉल ना आ जाए. अगर किसी भी एक की रेड बॉल आ गई तो वहां पर गेम क्या होगा, एंड हो जाएगा, और वो जिसकी रेड बॉल आएगी सबसे पहले गेम जीत जाएगा. एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर विनिंग, इनकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी, ये भी क्या होना चाहिए, कौन स्टार्ट कर रहा है, ये लिखा है, find the probability of their winning the game ठीक है. if A start the game, आप यह भी लिख सकते हो, या फिर यहाँ पे इस लैंग्वेज से हम ये कह सकते हैं कि A ने ही गेम स्टार्ट किया. अगर ये नहीं दिया हो तो देखिए ये लैंग्वेज है, A B C लिखा है, तो उसी ऑर्डर से हम स्टार्ट करेंगे. तो पहले ए ने एक बॉल ड्रॉ की, रेड अगर आ गई तो गेम जीत जाएगा, नहीं आई तो वापस उसको बैग में रखेगा. बी का चांस आएगा, बी का अगर रेड आ गया तो बी गेम जीत जाएगा, नहीं आया तो वापस बैग में रख देगा. ऐसे करना है. फिर जल्दी से कैलकुलेट करिए इसको. रेड बॉल कितनी है, एक रेड है, और बाकी 5 अदर बॉल्स हैं, दूसरे कलर की बॉल. उनसे कोई मतलब नहीं किसी भी कलर की, क्योंकि हमें बस यहाँ रेड के बारे में बात किया जाए. तो ग्रीन ब्लू इससे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. तो टोटल है 6 बॉल्स. किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्योंकि हर बार नंबर ऑफ बॉल 6 है, तो रेड आए जब आप एक बॉल ड्रॉ करो तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, और रेड ना आए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5/6. किसी भी पॉइंट पर रेड बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, और रेड के नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 5/6 है. फर्स्ट हम लोग ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं. पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए,
पी ऑफ ए का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए के जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले किसने ड्रॉ किया है गेम में से बॉल, ए ने। तो जैसे ही बॉल ए ने इस पे से निकाली, हो सकता है उसकी रेड बॉल आ जाए। रेड बॉल आ गई, मान लीजिए फर्स्ट टाइम गेम स्टार्ट हुआ और जिसने स्टार्ट किया ए, उसकी रेड बॉल आ गई, तो क्या होगा, वो गेम जीत गया, बाकी लोग का चांस ही नहीं आएगा, बाकी लोग बस देखते रह जाएंगे, तो ये गेम खत्म फर्स्ट चांस में। या फिर क्या हुआ होगा, आर, तो आर लिखा प्लस, आइदर उसका रेड आया होगा इस समय या रेड नहीं आया होगा। इसका रेड नहीं आया ए का, ए के बारे में बात करें, ए का रेड नहीं आया, उसकी प्रोबेबिलिटी 5/6। ए का रेड नहीं आया तो क्या है प्रोबेबिलिटी 5/6। फिर किसका चांस आएगा, बी का। लेकिन हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं ए के जीतने की, तो बी का यहाँ रेड नहीं आना चाहिए। फिर सी का चांस आएगा, उसका रेड नहीं आना चाहिए। फिर जब ए का चांस आए तो अगर उसका रेड आ जाए तो कौन जीतेगा, ए। तो फर्स्ट केस में मैं ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं, तो बी का भी रेड नहीं आना चाहिए, सी का भी रेड नहीं आना चाहिए, फिर ए का रेड आ जाना चाहिए। तो किसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी निकल रही है, ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी। तो ये देखिए फर्स्ट में ए का रेड नहीं आया, फिर सेकेंड टाइम बी का भी रेड नहीं आया, सी का भी रेड नहीं आया, तो फिर फोर्थ जब ए का चांस आया तो उसका रेड आ गया, तो कौन जीता, ए। या तो फर्स्ट चांस में ए जीतेगा या फिर फोर्थ चांस में जीतेगा। और अगर इस बार भी रेड नहीं आया, या फिर ये क्या हुआ होगा, यहां भी रेड नहीं आया, तो फिर कब उसका नंबर आएगा, 7th चांस पे, उस समय उसका रेड आ जाए। पहले 3, फिर 3, फिर 7 चांस पे आएगा। देखिए पहले ए का आया, रेड नहीं आया, फिर बी रेड नहीं आया, सी रेड नहीं आया, फिर ए का रेड नहीं आया, फिर बी का रेड नहीं आया, फिर सी का रेड नहीं आया, फिर जब ए का चांस आया तो रेड आ जाए। या तो फर्स्ट चांस पे आया होगा, या फोर्थ चांस पे आया होगा, या 7th चांस पे आया होगा। फोर्थ चांस तक पहुंचने के लिए पहले 3 चांसेस में ए बी सी का रेड नहीं आना चाहिए। ऐसा वर्क कहां तक होता रहेगा, इनफाइनाइट तक, जब तक ए ना जीत जाए। तो ये ए के जीतने की टोटल प्रोबेबिलिटी। ये देखें तो एक जीपी है, इनफाइनाइट जीपी, जिसमें फर्स्ट टर्म है 1/6, कॉमन रेशियो कितना हुआ, 5/6 का क्यूब। इसका सम होगा a/1 - r, 1 - 5/6 का क्यूब। एलसीएम लेंगे, x6 क्यूब 6 कैंसिल हुआ, ऊपर आ गया 6 स्क्वायर, 36/6 क्यूब, 216 - 5 क्यूब, 125। आंसर आ गया 36/91। ये है ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी। नोट करिए, बी और सी के जीतने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करिए। नोट करके बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें और सी के जीतने की प्रोबेबिलिटी, बी के लिए और सी के लिए। करें जल्दी से कैलकुलेट और बताएं आंसर। सर इसमें 5/6 और मल्टीप्लाई कर दो। हाँ क्या बता रहे बेटा, सर इसमें ही 5/6 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो सर बी की आ जाएगी। नहीं, इसे 5/6 मल्टीप्लाई करने से ही होगा। तो बी के लिए क्या है, बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट किसने बॉल ड्रॉ की थी, ए ने। फर्स्ट बॉल ए ने ड्रॉ की थी ना, तो ए ने ड्रॉ की थी, तो ए का रेड नहीं आना चाहिए। फिर बी का जब चांस आया तो उसका रेड आ जाए। पहले 5/6 मल्टीप्लाई करने से तुम बता रहे हो वो सही आ रहा है आंसर, लेकिन रीजनिंग ऐसे देखिए, पहले ए का तरीका तो वैसे ही किया है सर बस। हाँ, ए का रेड आया, बी का रेड, ए का रेड नहीं आया, बी का रेड आ गया। फिर जब अगर सेकेंड टाइम पर बी का रेड नहीं आया तो फिर थर्ड पे सी का चांस आएगा, उसका रेड नहीं आना चाहिए। फिर जब ए का चांस आएगा तो उसका रेड नहीं आना चाहिए। फिर जब बी का चांस आए तो रेड आ जाए। तो बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी, जहां जहां बी के प्लेसेस आ रहे हैं वहां पे उसका रेड आए, और रिमेनिंग जब भी दूसरे प्लेयर्स के चांसेस आ रहे हैं उनका रेड ना आए। तो पहले गेम स्टार्ट ए कर रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो गया 5/6 × 1/6, कॉमन रेशियो वही है 5/6 क्यूब। तो आप जो बोल रहे हैं एक तरह से वो यहां से देखें तो सही हो गया, 5/6 × ए सेम हो गया।
एलसीएम लोगे तो ये 6 स्क्वायर कैंसिल होगा, 5 into 6 upon 6 क्यूब 216 minus 5 क्यूब 125, कितना आंसर आएगा 30 upon 91। ऐसे ही सी का कैलकुलेट कर सकते हो या फिर ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विल बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो सी के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 25/91। तो देखिए गेम में ऐसा लग रहा है कि तीनों के जीतने की प्रोबेबिलिटी सेम होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, सबकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग है और जो सबसे पहले गेम स्टार्ट हो करेगा उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा होगी कंपेयर टू अदर्स, है कि नहीं? कोई डाउट इसमें? देख लीजिए, कितने भी खाली बैठा, गेम खेलने की इस तरह की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर खेल रहे हो तो फर्स्ट अगर आप बनते हैं तो क्लियरली प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। जिन्होंने प्रोबेबिलिटी पढ़े रखी हो तो वो ये कर सकते हैं, वे फर्स्ट हो। नोट कर लीजिए, कोई डाउट किसी को भी इसमें? तो फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी में और भी पॉइंट्स और क्वेश्चंस। होमवर्क आपको बताया मैंने, होमवर्क क्या रहेगा? DPP1 प्रोबेबिलिटी की